नमस्कार दर्शकों, हम आप और कानून कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम कानून के विभिन्न विषयों की जानकारी लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। आज का हमारा विषय है उपभोक्ता समस्याएं और उपभोक्ता हित। आज इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं शहर के युवा प्रतिभाशाली और उभरते हुए अधिवक्ता श्री भूपेंद्र जैन साहब। जैन साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जैन साहब, सर्वप्रथम तो हम ये जानकारी जानना चाहेंगे कि उपभोक्ता कानून की आवश्यकता क्यों हुई? उपभोक्ता कानून की आवश्यकता इसलिए हुई, ये बताना चाहूँगा कि उपभोक्ता के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए और उपभोक्ता विवादों के निराकरण के लिए जो शीघ्र निराकरण हो सके, उसके लिए उपभोक्ता अधिनियम की ज़रूरत हुई। और उपभोक्ता अधिनियम, जैसा कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता होता है, चाहे वो हम किसी भी लेवल के व्यक्ति की बात करें, किसी भी श्रेणी के व्यक्ति की बात करें, हर व्यक्ति अपने आप में किसी न किसी रूप में उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। तो उपभोक्ता की श्रेणी में आने के कारण वस्तु के उत्पाद, जो सेवा वो उन्हें प्राप्त होती है, सबसे प्रमुख चीज़ ये होती है कि हम कोई वस्तु माल क्रय करते हैं और साथ ही साथ यदि हम कोई सेवा प्राप्त करते हैं तो उसके प्रतिफल स्वरूप हमारे द्वारा जो राशि दी जाती है, किसी भी प्रकार की वस्तु का उपयोग या उपभोग किया जाता है, वो व्यक्ति उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। और ऐसे समय में जब कोई वस्तु क्रय की जाती है या सेवा ली जाती है तो उनके साथ कई बार हमने देखा है कि छोटी छोटी समस्याएं होती है कि किसी कम गुणवत्ता की वस्तु बेच दी गई है, सेवा में किसी प्रकार से निम्नता की गई है, कमी की गई है। तो ऐसे विवादों के निराकरण के लिए, त्वरित निराकरण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जरूरत है। जैन साहब, उपभोक्ता मामले क्या हैं? किन मामलों को हम कह सकते हैं कि ये उपभोक्ता मामले हैं? वे सभी मामले जो उपभोक्ता से रिलेटेड हैं, वे सभी मामले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आते हैं। लेकिन मुख्यतः यह बात का ध्यान रखना होता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कि ऐसी कोई भी सेवा या ऐसे कोई भी वस्तु या माल का क्रय जिसके लिए हम प्रतिफल स्वरूप कोई राशि प्रदान करें तो ही उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। और विशेषकर ये ध्यान होना रखता है कि हम बिना किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए जो सेवा या वस्तु क्रय करते हैं वे ही उपभोक्ता विवाद की श्रेणी में आ सकते हैं। जैन साहब, उपभोक्ता मामले विवाद जो है प्रस्तुत करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? उपभोक्ता मामले अगर हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी ने कोई एक वस्तु या कोई सेवा प्राप्त की है, तो सबसे पहले हमारे पास उससे संबंधित रसीद या बिल होना चाहिए। और वो बिल होने के बाद जब हम उनसे शिकायत करते हैं, जो दुकानदार विक्रेता है उससे, कि अमुक वस्तु में ये कमी है, आपने हमें बताया था ये इस श्रेणी की वस्तु है, लेकिन उस श्रेणी की अगर वो वस्तु नहीं होती है और हम उसकी शिकायत करते हैं और उसके द्वारा कोई निराकृत नहीं किया जाता है, तो हम उसे सूचना भेजते हैं, विधिक सूचना। अगर उसके बाद भी उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो उसके बाद धारा 12 के तहत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला फोरम के समक्ष विवाद प्रस्तुत किया जाता है परिवाद के रूप में, जिसमें लिखित परिवाद में ये प्रस्तुत जाता है कि हमने इस प्रकार की वस्तु अमुक अमुक बिल के द्वारा क्रय किया था और इसमें इस प्रकार की न्यूनता पाई गई या इस प्रकार की सेवा में कमी थी। तो अनुचित व्यापार व्यवहार या सेवा में न्यूनता या घोर न्यूनता के लिए हम परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। परिवाद प्रस्तुत करने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है? किस तरीके से परिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है? ऐसे परिवाद जो होता है, लिखित रूप से परिवाद को प्रस्तुत किया जा सकता है। और परिवाद प्रस्तुत करने के लिए सबसे प्रमुख चीज़ होती है कि आपको जो भी उपभोक्ता है वो अपने साथ जो उसके साथ घटित हुई है वो विवरण लिख दें, साथ ही साथ कि उस वस्तु को जो क्रय किया गया था उसका बिल उसके साथ दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करना होता है। और ये ज़रूर बताना होता है कि किस प्रकार से सेवा में न्यूनता या अनुचित व्यापार व्यवहार हुआ है। और इसमें जो न्याय शुल्क होता है परिवाद के साथ, यदि मान लीजिए कोई BPL यानी कि लोअर कैटेगरी के गरीबी रेखा के नीचे के जो लोग हैं और 1 लाख रुपए तक के लिए कोई परिवाद प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसमें उन्हें कोई शुल्क नहीं लगता है। लेकिन सामान्य जो अगर व्यक्ति प्रस्तुत करते हैं तो 1 लाख रुपए तक में 100 रुपये का न्याय शुल्क देना होता है, और 1 लाख से अधिक है और 5 लाख रुपये तक 200 रुपये का न्याय शुल्क। और साथ ही साथ अगर अब हम ये देखें 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक के 500 रुपये का न्याय शुल्क करना होता है। और 20 लाख रुपये तक के ही परिवाद जिला उपभोक्ता फोरम। ये जिला उपभोक्ता फोरम प्रत्येक जिले में होते हैं? जी हाँ। छत्तीसगढ़ राज्य की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में से 16 जिलों में गठन की गई है और शेष 2 जिले में भी प्रक्रिया चल रही है। कुछ जगह पे अगर स्थायी रूप से अगर अदालत नहीं है फोरम की, तो जो अल्पकालिक समय के लिए वहाँ पर फोरम गठित किया जाता है, लेकिन सभी जिले के लिए फोरम की व्यवस्था है।
ये परिवाद प्रस्तुत करने के लिए क्या उपभोक्ता को स्वयं फोरम के समक्ष आना होता है? यदि कोई अक्षम है या फोरम के समक्ष नहीं आ सकते तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? एक सामान्य जिला जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो बना वो इतना लचीला, इतना सरल बना कि कोई सामान्य व्यक्ति भी जी। इसके तहत एक लिखित शिकायत देके भी अपना परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन मान लीजिए उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है और उन्हें किसी की सलाहकार की आवश्यकता है, तो वो चाहे तो अधिवक्ता को या अपने विधिक सलाहकार को नियुक्त कर सकते हैं। उसके अलावा वो चाहे तो अपने किसी हितैषी को पौधा को टर्नी देकर अपने विचार बनाकर अधिकृत करके वो उसको जैन साहब, कई बार ऐसा होता है कि हम सामान्यतः सुविधा अच्छी है लेकिन उसके साथ बिल नहीं दिए हैं, ऐसी स्थिति में क्या परिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में जब बिल हमारे द्वारा नहीं लिया गया है तो यहाँ पर वस्तुतः ये परेशानी जरूर आएगी कि हमें ये सिद्ध करने में प्रॉब्लम होगी। ये विकट परिस्थिति होगी कि हमने वो वस्तु अमुक व्यक्ति से खरीदी है, इसे साबित करने में या सिद्ध करने में परेशानी होगी। यदि हमारे पास बिल होगा तो स्वतः हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि अमुक दुकानदार से या अमुक व्यक्ति से हमने वो सेवा प्रदान प्राप्त की है या अमुक वस्तु हमने उनसे क्रय की है। इसलिए सबसे प्रथम जो महत्वपूर्ण चीज़ है उपभोक्ताओं के लिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप यदि कोई भी वस्तु खरीदते हैं या कोई भी सेवा प्राप्त करते हैं जिसके प्रतिफल स्वरूप आप कोई राशि आप प्रदान करते हैं, तो आप उसकी रसीद या उसका बिल जरूर लें, ताकि आप गुणवत्ता के खिलाफ या आपको जो किस्म दी जा रही है, जो सेवा प्रदान की जा रही है, अगर उसमें कोई अनियमितता है, अनुचित व्यापार व्यवहार किया गया है, सेवा में कोई निम्नता की गई है, सर्विस की गई है, तो आप परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं माननीय फोरम के समक्ष। जैसा कि होता है कि न्यायालय में कोई प्रकरण लगाएं उसके बाद न्यायालय के चक्कर लगाना पड़ता है, क्या उपभोक्ताओं मामले में ये ऐसा ही होता है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता हित में बना है और चक्कर लगाने की इसमें कोई वो नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर जब परिवाद प्रस्तुत किया जाता है तो उसके 21 दिनों के अंदर प्राथमिक जो सुनवाई होती है उसे निराकृत करना जरूरी होता है। और जब मोशन में एडमिट हो जाता है और उस मोशन में एडमिट होने के बाद जब सामने विरोधी पक्षकार कोई उपस्थित होते हैं तो उन्हें 30 दिन की मियाद होती है, उस 30 दिन की मियाद में उन्हें जवाब देना जरूरी होता है। और अधिनियम में ये वर्णित है कि 6 माह के अंदर परिवाद का निराकरण सामान्य परिस्थितियों में कर दिया जाना चाहिए। जैन साहब, आजकल विभिन्न शासकीय जो योजनाएं हैं, शासकीय लाभ लेते हैं शासकीय शासन से, तो क्या शासन के खिलाफ भी उपभोक्ता मामला लाए जा सकते हैं? केंद्र सरकार या राज्य सरकार के खिलाफ सीधे आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो कुछ योजनाएं हैं जो उपभोक्ता संबंधित होती है, जैसे कि आप रेलवे की सुविधा, तो रेलवे से संबंधित कुछ विवाद है या कोई सुविधा से संबंधित कोई विवाद है जिसमें उपभोक्ता बनकर आपने कोई राशि प्रदान की है, तो आप ऐसे मामलों को लेकर जा सकते हैं। लेकिन शासन के खिलाफ अगर उनकी कोई लाभ कल्याणकारी योजना है तो कल्याणकारी योजना के लिए आप किसी भी प्रकार का उपभोक्ता विवाद दायर नहीं कर सकते। जैन साहब, बीमा संबंधी बहुत सारी समस्याएं होती है। जब बीमा हम लेते हैं उस समय एजेंट के माध्यम से या विज्ञापन के माध्यम से बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं, लेकिन जब कभी दावा आता है बीमा के तो बीमा कंपनी किसी न किसी बहाने से दावा निरस्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को क्या सावधानी रखना चाहिए या क्या करना चाहिए कि उनके भविष्य के बीमा दावा निरस्त ना हो? सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा बीमा कंपनी के दावों के संबंध में कि हम जो उपभोक्ताओं की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो उपभोक्ता होते हैं, कुछ उपभोक्ता जागरूक होते हैं और कुछ में जागरूकता की अभी कमी है। और जागरूकता की कमी होने के कारण जब कहीं क्लेम प्रस्तुत किया जाता है बीमा कंपनी के समक्ष, तो उनके द्वारा एक्नॉलेजमेंट नहीं ली जाती है या अभिस्वीकृति नहीं जाती। पत्र व्यवहार किया जाता है, उस पत्र की जो द्वितीय प्रति होती है वो नहीं ली जाती। तो ऐसी परिस्थितियों में ये होता है कि बीमा कंपनियों के द्वारा ये कहा जाता है कि हमारे समक्ष क्लेम प्रस्तुत ही नहीं हुआ है या समयावधि में क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया है, या फिर जो फंडामेंटल कोई ब्रीच होते हैं, उन ब्रीचेस जो उस पॉलिसी के तहत नियमावली के तहत जुड़े होते हैं, वो अगर ध्यान पे बिना दिए अगर दावा किया जाता है तो वैसे दावा निराकृत नहीं हो पाते हैं। तो बीमा कंपनी के समक्ष हम जब भी कोई दावा करें तो उस दावा को किए जाने के समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बीमा प्रावधानों का और नियमों का हम पूर्णतः पालन कर सकें। जैन साहब, एक सामान्य जानकारी चाहूँगा दर्शकों के लाभ के लिए कि सामान्य कोई सामान खरीदते समय दर्शकों को किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उस कंज्यूमर जो है ठगे ना जाए व्यापारी से? कंज्यूमर ठगे ना जाए ये तो हम सभी की मंशा है। और एक उपभोक्ता, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हों, चाहे इस अपने देश का कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति उपभोक्ता होता है। जब उपभोक्ता को कोई भी उत्पाद या वस्तु खरीदना होता है या कोई भी सेवा प्राप्त करनी होती है तो सर्वप्रथम ये ध्यान रखना होता है कि आप जिस किस्म की, जिस गुणवत्ता की या जिस श्रेणी की
आप सुविधा लेना चाहते हैं या जिस श्रेणी का उत्पाद आप खरीदना चाहते हैं, क्या वह उत्पाद उस श्रेणी का है कि नहीं है, उसका जो निर्माण तिथि है, मैन्युफैक्चरिंग डेट जो बोला जाता है, वो कब की है, उसकी एक्सपायरी डेट यानी कि उसके अवसान की जो तिथि है वह देखना होता है कि क्या वह खत्म तो नहीं होने वाली उसकी म्याद। इसके साथ जब हम कोई वस्तु क्रय कर रहे हैं तो सबसे प्रथम चीज़ जो ज़रूरत है वो है बिल या रसीद लेना, तभी हम ये साबित कर सकेंगे कि हम उपभोक्ता हैं। जैन साहब, कई बार ऐसा होता है कि व्यापारी बिल बाद में ले लेना या वारंटी कार्ड अभी ख़त्म हो गया है, ऐसी बातें कही जाती है उपभोक्ताओं को। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए? अगर वो वस्तु खरीदना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है और हमें उस समय तत्काल कोई बिल नहीं मिल रहा है या तत्काल हमें उसका वारंटी कार्ड या गारंटी कार्ड नहीं मिल रहा है, तो मेरा यह मानना है कि कोई भी उपभोक्ता सामान्य रूप से तत्काल कम से कम कच्चा जो बिल होता है, रसीद होती है, वो लिखवा कर ले ले कि अमुक दुकान से मैंने ये वस्तु ली और उसमें उनकी सील लगवा ले। अगर वो बिल नहीं दे रहा है तो हमारे पास एटलीस्ट उपभोक्ताओं के पास ये सुविधा होगी कि हम उस रसीद को दिखाकर भी हम उपभोक्ता परिवाद दायर कर सकते हैं। उपभोक्ता मामला प्रस्तुत होने पर कंज्यूमर फोरम क्या प्रक्रिया अपनाती है? प्रस्तुत हो जाए मामला तो फिर प्रक्रिया क्या होती है निराकरण की? उपभोक्ता मामलों के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि मोशन पे एडमिट होने के बाद 30 दिन में जवाब आना होता है और उसके 6 माह के अंतर्गत निराकृत करना होता है। और उपभोक्ताओं के द्वारा जो अपने परिवाद में अनुतोष मांगा जाता है, वो अनुतोष अगर माननीय फोरम को लगता है कि उचित है, उनके साथ वैसी कोई घटना घटित हुई है, सेवा में निम्नता हुई है, तो वो पूरा अनुतोष भी दिलाते हैं। साथ ही साथ वो मानसिक क्षतिपूर्ति, हैरेसमेंट के लिए समयावधि जो समय लगा है, उनको जो परेशानियां हुई है उसके लिए क्षति दिलाते हैं। साथ ही साथ जो वाद व्यय है और न्याय शुल्क जो लगाता है वो भी दिलाते हैं। तो माननीय फोरम इस प्रकार से अनुतोष भी दिलाती है और ये सारी प्रक्रियाएं होती है। उपभोक्ता मामले प्रस्तुत करने के लिए फोरम की कुछ निर्धारित है कि सभी मामले जिला फोरम में ही जाएंगे कि उसके ऊपर वाले न्यायालय में जाएंगे? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में ये स्पष्ट वर्णित है कि रुपए 20 लाख तक के जो मामले हैं वो जिला फोरम की श्रेणी में आएंगे। जिला फोरम द्वारा रुपए 20 लाख तक की सुनवाई की जाएगी और 20 लाख रुपए से अधिक 1 करोड़ रुपए तक के जो मामले होंगे वो राज्य आयोग में ही निराकृत किए जाएंगे और 1 करोड़ रुपए से जो अधिक के मामले होंगे वो राष्ट्रीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। इस प्रकार परिवाद की अपनी अपनी एक श्रेणी बनी हुई है और वो निर्धारित समयावधि भी दी गई है कि अगर आपके साथ कोई घटना घटित हो रही है या आपके साथ कोई वाद कारण आपको जो प्राप्त हो रहा है, उससे 2 वर्ष की समयावधि के अंदर आपको वाद प्रस्तुत करना होगा। जैन साहब, उपभोक्ता मामला कोई उपभोक्ता प्रस्तुत करता है, फोरम द्वारा उसमें निर्णय पारित किया जाता है, तो ऐसा निर्णय क्या अंतिम होता है और उपभोक्ता का समस्या का निराकरण हो जाता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्या वो आदेश अंतिम होता है कि नहीं। अगर उस आदेश की कोई भी अपील नहीं की जाती है तब वो ऐसी स्थिति में वो आदेश अंतिम मानना होता है। यदि जिला फोरम द्वारा कोई आदेश दिया गया और उससे अगर कोई पक्षकार क्षुब्ध है या पीड़ित है तो उसे राज्य आयोग के समक्ष अपील करने के लिए प्रावधान दिया हुआ है धारा 15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में। और उस अपील स्टेज के लिए जो आदेश की तिथि से 30 दिनों के अंदर अपील प्रस्तुत करना होता है। अगर ऐसी स्थिति हम राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध माने कि राज्य आयोग के समक्ष आपने कोई परिवाद प्रस्तुत किया है तो उसकी भी अपील अवधि 30 दिनों की होती है और 30 दिनों के अंदर अपील प्रस्तुत करना होता है। जैन साहब, जैसे व्यापारी होते हैं, पैसे संपन्न रहते हैं, तो वो यदि उपभोक्ता फोरम द्वारा किसी प्रकार के आदेश पारित हो और उसमें कोई सार ना हो फिर भी वो अपील करते रहें, तो इस संबंध में कोई अधिनियम में प्रावधान है कि निरर्थक अपील हो या निरर्थक प्रकरण हो, तो उस संबंध में कोई उपभोक्ताओं के हित के संबंध में कोई उपबंध है? अगर किसी फोरम के द्वारा यदि मान लीजिए कोई आदेश पारित किया गया है और उस आदेश का अनुपालन अगर पक्षकार द्वारा नहीं किया जा रहा है तो निष्पादन की कार्यवाही के प्रोविजन दिए हैं धारा 25 और धारा 27 में। हाँ, यदि लिंगाराम करने के लिए या सिर्फ परेशान करने के लिए अगर कोई परिवाद प्रस्तुत किए जाते हैं तो धारा 26 के तहत इसमें पृथक से हर्जाना देने की 10,000 रुपये तक के हर्जाना की भी इसमें प्रावधान है अधिनियम के तहत। जैन साहब, जैसे जिस दुकान से या जिस संस्थान से आपने सेवा या सामान क्रय किया है, वाद प्रकरण के कार्रवाई के दौरान वो संस्थान बंद हो गया, तो उपभोक्ता कहाँ कैसे क्या कर सकता है अपने हित संरक्षण के लिए? यदि आपके द्वारा कोई भी अगर उपभोक्ता के द्वारा कोई वस्तु खरीदी जाती है या सेवा ली जाती है और ये माना जाता है कि उस समयावधि में वो दुकान बंद हो चुकी है, तो उस दुकान अगर मान लीजिए वो प्रोप्राइटरशिप फर्म थी तो उस प्रोप्राइटर के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से भी आप कर सकते हैं परिवाद प्रस्तुत। और साथ ही साथ उस दुकान या मान लीजिए कोई कंपनी है
तो उस कंपनी के जो मुख्यालय होंगे उनके खिलाफ आप प्रकरण प्रस्तुत करके अपने अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। जैन साहब, उपभोक्ता प्रकरण में एक आदेश पारित हुआ, लेकिन सेवा प्रदाता व्यवसायी उस आदेश का अनुपालन नहीं कर रहा है, उस आदेश जो उपभोक्ता फोरम द्वारा पारित हुआ था, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता अपने हित संरक्षण कैसे करेंगे? अगर माननीय जिला फोरम या राज्य आयोग द्वारा जो भी अंतिम आदेश पारित किया गया और उस आदेश के अनुतोष अगर मान लीजिए जो विरुद्ध पक्षकार है उसके द्वारा पूर्ति नहीं की जा रही है, तो उस आदेश के अनुपालन न किए जाने की दशा में उस व्यक्ति के खिलाफ, जिसके खिलाफ आदेश पारित हुआ है, उसके खिलाफ निष्पादन की कार्यवाही की जा सकती है। और वो निष्पादन की कार्यवाही के लिए समय सीमा 12 वर्ष की होती है, काफ़ी लंबी समय सीमा है। अगर मान लीजिए किसी प्रकरण में आदेश हुआ है और उसका पालन नहीं किया गया है उस व्यापारी के द्वारा या विरुद्ध पक्षकार के द्वारा, तो उस पक्षकार के विरुद्ध निष्पादन कार्रवाई धारा 27 और धारा 25 के तहत करने का प्रावधान है। और ये भी प्रावधान है कि अगर वो अनुपालन नहीं कर रहा है तो उन्हें कम से कम 1 मास तक की सजा और अधिकतम 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही साथ दंड के लिए भी प्रावधान है कि कम से कम 2,000 रुपये तक का और कम से कम अधिकतम 10,000 रुपये तक के जुर्माने का दंड भी प्रावधानित है, अगर उनके द्वारा माननीय फोरम के या जो आदेश पारित किया गया उसका अनुपालन नहीं किया जाता है। तो जैन साहब, उपभोक्ता मामले के पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त करना आवश्यक है क्या, कि उपभोक्ता स्वयं उपस्थित होकर अपना प्रकरण प्रस्तुत कर सकते हैं? सामान्यतः यदि उपभोक्ता चाहें तो वे स्वयं उपस्थित होकर अपनी बातों को माननीय फोरम के समक्ष, माननीय आयोग के समक्ष रख सकते हैं। और इसमें कहीं भी कोई अधिनियम में कहीं भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है कि अधिवक्ता नियुक्त किया जाए। अभी तो ये जरूर बताना चाहूँगा कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का जो विनियमन बना है, विनियम 26 के तहत ये स्पष्ट प्रावधान है कि फोरम भी या आयोग भी किसी को भी व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं कर सकता कि वो अधिवक्ता नियुक्त करे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिवक्ता नियुक्त किया जाना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर विधि के संबंध में कोई गंभीर तथ्य है, कोई जटिल प्रश्न है, तो वैसी दशा में मेरा यह सलाह रहेगा कि आप किसी विधिक सलाहकार से जरूर परामर्श लें। जैन साहब, उपभोक्ताओं को अपने प्रकरण को प्रमाणित करने के लिए परिवाद पत्र के साथ क्या क्या संलग्न करना पड़ता है? सबसे पहले कि आपने परिवाद में जो कथन किए हैं, आप उस कथनों के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत कीजिए जो कि साक्ष्य के रूप में कार्य करेगा। साथ ही साथ जो दस्तावेज हैं उससे संबंधित अगर कोई बिल है, रसीद है या जो वारंटी कार्ड है, ये सारे दस्तावेज भी आपको प्रस्तुत करने होंगे ताकि आपके द्वारा जो कथन किए जा रहे हैं आप उसको पुष्ट कर सकें, उन्हें सिद्ध कर सकें। इस प्रकार ये कहना स्पष्ट है कि यदि मान लीजिए एक आप मोबाइल खरीद रहे हैं और उस मोबाइल का अगर आप बिल लिए और उसमें कोई त्रुटि है या कोई लैपटॉप में सुधार कर किया जा रहा है, आपने जो शिकायत की है उस शिकायत पत्रिका की आप एक्नॉलेजमेंट लें, जो लेटर लिख रहे हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट लें, जो बिल है, ये सारे दस्तावेज आप एकत्र करके माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। जैन साहब, परिवाद उपभोक्ता प्रकरण के लिए क्या विशेषज्ञ की राय प्रस्तुत करना, एक्सपर्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है? किन्हीं परिस्थितियों में पूर्व में माना जाता था, अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सा मामलों में दिया है कि अपने आप में राज्य आयोग या जिला फोरम के जो होते हैं अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी, वे भी एक एक्सपर्ट के रूप में ही होते हैं। तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि एक्सपर्ट की राय प्रस्तुत की जाए वर्तमान परिवेश में, लेकिन अगर हम किसी मामले में अपने किसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो वो एक दस्तावेज और एक साक्ष्य के रूप में बहुत ही बल देता है और वो हमारे फेवर में, यानी कि उपभोक्ता के फेवर में कार्य करता है। तो इस प्रकार अगर विशेषज्ञ की रिपोर्ट हम अगर संलग्न करते हैं तो वो काफ़ी प्रभावी होती है। जैन साहब, क्या परिवाद प्रस्तुत करने के पहले संबंधित सर्विस प्रोवाइडर या व्यापारी को नोटिस देना आवश्यक है? धारा 11 के तहत और जो धारा 13 के तहत अधिनियम में ये वर्णित है कि आप किसी भी व्यक्ति को एक अवसर जरूर प्रदान करेंगे सुधार करने का। यदि मान लीजिए आपने टीवी सेट लिया है और आपने कि सामने विरोधी पक्षकार को आपने जानकारी नहीं दी कि इस टीवी में ये प्रॉब्लम है, तो उसे सुधार करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो एक अवसर सुधार करने का अवश्य दीजिए, ये प्रावधान में है। और अगर वो सुधार कर नहीं देता है या बदल कर नहीं देता है तो ऐसी दशा में आप बिना नोटिस भेजे आप सीधा परिवाद दायर कर सकते हैं। उपभोक्ता मामला प्रस्तुत होता है तो माननीय फोरम के द्वारा आदेश में क्या क्या लाभ अनुतोष दिया जाता है उपभोक्ताओं को? उपभोक्ता परिवाद में जैसे कि किसी भी वस्तु या सेवा के संबंध में हम परिवाद प्रस्तुत करते हैं और ये पाया जाता है कि हाँ निम्नता की गई है या किसी प्रकार की डेफिशिएंसी की गई है, तो उसमें जो अनुतोष मांगा जाता है उसमें देखा जाता है कि क्या वो अनुतोष जो मांगा गया है वो सत्य आधारों पर है, उतने बिल का उतने राशि का बिल प्रस्तुत किया गया है कि नहीं, उसके संबंध में कोई दस्तावेज है कि नहीं है। ऐसी स्थिति में
माननीय फोरम या आयोग द्वारा ये देखा जाता है कि हाँ, ये अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैं। और उसके अलावा जो अन्य होते हैं कि आपके द्वारा जो दस्तावेज को प्रस्तुत करने में जो खर्च लगे होंगे, आपको जो न्याय शुल्क लगे होंगे, जो खर्च लगे होंगे, आपको अधिवक्ता नियुक्त करने में जो खर्च लगे होंगे, और आपको जो भी पीड़ा हुई होगी उस समय में, उस दरमियान में, तो ऐसी सब पीड़ा के लिए भी क्षतिपूर्ति दी जाती है। धोखे से बचने के लिए जैन साहब उपभोक्ताओं को सामान्यतः क्या सावधानी रखना चाहिए, संक्षिप्त में जानकारी देंगे? धोखे से बचने के लिए सबसे पहली जानकारी ये होती है कि आपको जागरूक होना जरूरी है कि आप क्या वस्तु खरीद रहे हैं, कब की खरीद रहे हैं, किस श्रेणी की खरीद रहे हैं। सबसे जागरूक आपको इसीलिए होना होगा। आप जागरूक होंगे तो आपके साथ किसी भी प्रकार का छल या धोखा नहीं होगा। तो मेरा यही निवेदन होगा हमारे सभी दर्शकों से कि उपभोक्ता हित में और स्वयं के हित में आप जागरूक रहें। आप जागरूक रहेंगे, आप बिल लेंगे, उसके कारण आप गारंटी और वारंटी कार्ड भी लेंगे, और आपके साथ किसी भी प्रकार का छल या धोखा नहीं होगा। इसलिए जागरूक रहना, हमारा सबसे सजग रहना ही सबसे प्रथम हमारा कर्तव्य होगा। जैन साहब, मेडिकल नेग्लिजेंस जो होते हैं, चिकित्सीय उपेक्षा, ये क्या उपभोक्ता मामलों की श्रेणी में आता है? जी हाँ, चिकित्सकीय उपेक्षा भी उपभोक्ता श्रेणी के मामलों में आते हैं। और किसी प्रकार से अगर यह माना जाता है कि चिकित्सक द्वारा वो सब किया जाना था जो उन्होंने नहीं किया, और ऐसी सावधानी नहीं बरती जो उसे बरतनी थी, तो ऐसे मामले चिकित्सा के अवमानना की श्रेणी में या निम्नता की श्रेणी में आते हैं। उसे भी फोरम में आप? जी, फोरम में उसमें परिवाद दायर किया जा सकता है। जैन साहब, अभी राजधानी नया विकसित हो रहा है, यहाँ बिल्डर और नए नए मकान निर्माण करने वाले आ रहे हैं। जैसा कि होता है सामान्यतः बड़े बड़े लुभावने प्रलोभन देते हैं, लेकिन निर्माण के समय न रोड रहता है न रास्ता रहता है, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए? यदि हम किसी बिल्डर से कोई मकान ले रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि लेआउट पास है कि नहीं, साथ ही साथ नक्शा के अनुसार, और साथ ही साथ जो उन्हें डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं उसके आधार पर निर्माण श्रेणी अगर नहीं है और गुणवत्ता अगर निम्न स्तर की गई है, तो ऐसे मामलों के खिलाफ भी परिवाद दायर किया जा सकता है। दर्शकों, जैन साहब ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी। जैन साहब, इसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद। अगले अंक में एक नए विषय के साथ फिर आपके बीच उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।